आइए आज हम लोग देखेंगे किस चीज को, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट के अंदर पूछे गए। तो इतना आसान नहीं होने वाला है, छोटा सा चैप्टर नहीं है, मतलब इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। यदि आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, यदि पढ़ा है आपने तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। और ये नहीं 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर वीडियो कंप्लीट हो जाए, इतना भी छोटा नहीं है ये। तो कम समय में आपको समझाने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं अपना सेमीकंडक्टर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2020 में पूछा है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। पी टाइप और एन टाइप 2 मार्क्स में भी बार बार पूछा जाता है। तो पी टाइप का मतलब क्या है कि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर यदि हम ट्राइवैलेंट को ऐड करते हैं तो हमारा पी टाइप बनता है। और एन टाइप के लिए क्या है कि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर यदि हम किसको पेंटावैलेंट को ऐड करते हैं तो हमारा एन टाइप बनता है। इससे पहले भी जानते हैं पी टाइप के ऊपर भी नेट चार्ज क्या होता है, 0, और एन टाइप के ऊपर भी नेट चार्ज 0, मतलब इलेक्ट्रिकली वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो आज देखते हैं पी टाइप से हम बात करें तो चलिए, तो व्हेन ट्राइवैलेंट impurity atom are added to a pure germanium or silicon crystal, the dopant semiconductor is called p type। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ट्राइवैलेंट का मतलब क्या, जिसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे या ऑर्बिट में हमारे कितने हो, 3 हो, जैसे एग्जांपल में बोरॉन। नेक्स्ट, इस केस में हमारे पास जब पी टाइप की बात होती है उससे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं, जो ज्यादा करंट को फ्लो करवाते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा होती है, वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं। जबकि माइनॉरिटी में जो कम होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो कह सकते हैं नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अभी जस्ट बोले ये इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। चाहे पी की बात करें चाहे एन की बात करें, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे एक्सेप्टर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाले जो एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले डोनर होते हैं। तो इनको कह सकते हैं हमारे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं, जबकि एन टाइप हमारे क्या होंगे, डोनर कहलाएंगे। ठीक है, तो इतना आप लिख के आते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा पी टाइप हो गया। अब एन टाइप। एन टाइप का मतलब क्या, जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर उसमें जब हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, पेंटावैलेंट का मतलब क्या, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट 5 इलेक्ट्रॉन हो, या कह सकते हैं जिसकी वैलेंसी 5 इलेक्ट्रॉन्स की 5 दिख रहा है, जैसे फास्फोरस हमारा होता है, तो ये क्या कहलाएंगे, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज। तो जब इनको प्योर के साथ जोड़ा जाता है तो हमको जो मिलता है वो क्या मिलता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो कह सकते हैं व्हेन पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम, और यहाँ देख रहे हैं ये 2018 और 21 में 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा चुका है। लाइक जैसे Sb, Asp, Bi आर एडेड टू प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन क्रिस्टल, डोप्ड सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब याद होगा जस्ट पीछे ही बात किए थे, जो हमारे पी टाइप होते हैं उसमें हमारे क्या होते हैं, होल्स ज्यादा होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। जबकि एन टाइप हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, डोनर टाइप। वो एक्सेप्टर, ये डोनर। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, वो होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स। जबकि हमारे माइनॉरिटी में कौन जाएगा, होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और ये भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है वो क्या होते हैं, डोनर होते हैं। मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 4 ही की चाहिए जो होती, और एक एक्स्ट्रा इसके पास है, तो ये क्या कहलाएंगे, डोनर कहलाएंगे। अब वर्किंग कैसा होता है, इनका वर्किंग 2 टाइप से होते हैं, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। एक फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा हमारा रिवर्स। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, जब हम लोग एन साइड को निगेटिव के साथ और पी साइड को पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं तो इसको कहा जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। तो कह सकते हैं व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड, पॉजिटिव टर्मिनल को किसके साथ, पी के साथ,
जबकि निगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन रीजन। एन रीजन के साथ किसको जोड़ दिया, निगेटिव टर्मिनल। देन दी पीएन जंक्शन डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड के लिए हमको एन को निगेटिव के साथ, पी को पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं। ओके, अब इस केस में कुछ कहानियां चलती है, जैसे ये जो हमारा कहलाता है, ये बीच का जो लेयर उसको कहते हैं डिफ्यूजन लेयर। तो ये क्या होता है, इसकी विड्थ जो होती है, चौड़ाई, वो कम हो जाती है। तो कह सकते हैं द पोटेंशियल बैरियर एंड द विड्थ ऑफ डिफ्यूजन रीजन डिक्रीजेज, पहला चीज। दूसरा, होल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या कहते हैं, आर इन द सेम डायरेक्शन एंड एडेड अप। अब होल के कारण जो करंट होगा और इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट होंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में कारण दोनों क्या होते हैं, एडेड हो जाते हैं, जिसके कारण करंट फ्लो होता है। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, जबकि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। तो कह सकते हैं फॉरवर्ड बायस अपोज द पोटेंशियल बैरियर एंड ए फॉरवर्ड करंट इज सेट अप अक्रॉस द जंक्शन। अब ये क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर जो हमारा ये वाला है, इसका अपोज करता है, मतलब इसको कम करने की कोशिश करता है, जिसके कारण क्या होगा, इसमें करंट का सेटअप होगा और मतलब करंट फ्लो करेगा। तो फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड वर्क करता है, जबकि रिवर्स बायस के केस में करंट का फ्लो नहीं करने देता है। सिर्फ जेनर डायोड एक एक्सेप्शनल केस है, उसके बारे में पूछा गया है। तो इतनी चीजों को ध्यान में रखना है। और फिगर जो आपको यहाँ दिख रहा है, फिगर बनाइए। फिगर बनाते हैं तो थोड़ा वेटेज आता है आंसर में, आपके लगेगा हाँ कुछ बंदा जानता है। तो अब रंगीन तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन ऐसा डायग्राम कीजिए, एक साइड एन, एक साइड पी, होल्स दिखाइए, इलेक्ट्रॉन्स दिखाइए। एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, पी साइड में होल्स रहेंगे, बीच में अपना लेयर बनेगा। नेक्स्ट हमारा रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग के केस में क्या होता है कि हमारा जो एन वाला है, इसको जोड़ते हैं हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और पी वाला जो रीजन है उसको जोड़ते हैं निगेटिव टर्मिनल के साथ। तो कहानी क्या होती है, हमारा बैकवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग की कहानी चलती है। तो कह सकते हैं when a negative terminal of the battery is connected to P region and positive terminal is connected to N region, then the PN junction diode is said to be reversed bias। अभी फॉरवर्ड बायस में क्या था, P को पॉजिटिव के साथ N को निगेटिव के साथ जोड़ते थे, जबकि रिवर्स के केस में क्या है, N को पॉजिटिव के साथ और P को निगेटिव के साथ, N को पॉजिटिव और P को निगेटिव के साथ। ठीक है, इस केस में क्या होता है, होल्स इन P रीजन आर अट्रैक्टेड बाय निगेटिव टर्मिनल। अब हमारा क्या है, ये हमारा P है, तो इसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ये क्या है, जो दिख रहे हैं वो क्या है, होल्स है। तो वो क्या करेगा, होल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना, जितने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना ही होल्स के ऊपर होता है। तो ये क्या करेगा, ये निगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब जो हमारे होल्स हैं, ये जो होल्स हैं, ओके, ये इस साइड अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो इस साइड अट्रैक्ट होंगे, किस तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जिसके कारण ये जो रीजन है ये चौड़ा हो जाता है, जिसके कारण पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है रिवर्स बायस के केस में। तो कह सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, द पोटेंशियल बैरियर एंड द विड्थ ऑफ द डिफ्यूजन रीजन इंक्रीजेज। मतलब ये पिछले वाले केस में देखोगे ये छोटा दिखेगा, जबकि इस केस में क्या है, ये ज्यादा चौड़ा दिखता है। ठीक है, रिवर्स बायस सपोर्ट द पोटेंशियल बैरियर। अब चूंकि ये बड़ा हो गया, तो उस रीजन के बड़ा होने के कारण क्या, वो उसको सपोर्ट कर रहा है ना, उसको आप किसी को सपोर्ट कर दो मतलब वो आगे बढ़ेगा, और उसी को अपोज करो क्या करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेंगे, तो सपोर्ट करता है ये। ओके, तो नो करंट फ्लो अक्रॉस द जंक्शन, जिसके कारण क्या है, पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया, जिसके कारण इससे होकर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ऐसे भी रिवर्स बायस केस में हम लोग जानते हैं पीएन जंक्शन डायोड वर्क नहीं करता है, एक्सेप्शन को छोड़ के। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। ट्रांजिस्टर तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, ऑसिलेटर क्या होता है, ऑसिलेटर का काम होता है कि डीसी को, जिसके पास कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, ठीक है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करवाना। एसी का हम क्या जानते हैं, उसका एम्पलीट्यूड बदलते रहता है, उसकी डायरेक्शन ही बदलती रहती है। तो कह सकते हैं एन ऑसिलेटर कन्वर्ट्स डीसी एनर्जी इनटू एसी एनर्जी, या और लिखते तो
एन ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन। किसमें? ऑफ ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड में, विदाउट रिक्वायरिंग एनी एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल। बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल के वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड वाले में क्या करता है? ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है। तो ऑसिलेशन होगा तो स्वाभाविक है कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर क्या होता है? 1/2π√LC। अब L कौन सा? ये वाला बहादुर जो हमारा लगा हुआ है कैपेसिटर के साथ पैरेलल में वो, और C जो हमारा कैपेसिटर है वो। इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। आप बुक में जाकर देखोगे एक छोटा सा डायग्राम और मिलेगा इसके साथ। तो पहला होता है टैंक सर्किट, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, और तीसरा हमारा होता है फीडबैक सर्किट। तो इसके बारे में हम यहाँ कुछ नहीं लिखे, हम सिर्फ इसके वर्किंग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आप वहां से जाके देख सकते हो ये तीनों क्या होता है, टैंक सर्किट या ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, फीडबैक सर्किट कैसे काम करता है। यदि ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो लंबा होगी कहानी, ठीक है। तो जितने काम है फिलहाल उतना ही करते हैं, लंबी कहानी के लिए पूरे 1 साल का टाइम था और आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए अब इसको समझते हैं। यहाँ पे हमारा एक क्या लगा हुआ? इंडक्टर लगा हुआ है, क्वाइल लगा हुआ है, एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो सिस्टम है ये वाला बहादुर, ये जो जुड़ा हुआ इस NPN ट्रांजिस्टर के साथ फॉरवर्ड बायस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो सिग्नल बनाएगा, मतलब इसके अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एक और क्वाइल लगा हुआ, ये हमारा बहादुर दिख रहा है, ठीक है। ये किसके साथ लगा हुआ है? कलेक्टर और इमीटर के साथ लगा हुआ है। जब इसके अंदर अब क्या है कि DC आ रहा है, ओके, तो इसके अंदर जब हमारा क्या होगा? करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक्ड कौन है? L1। अब इसमें यदि कोई चेंजेज आते हैं तो उसके कारण क्या होगा? इसमें भी चेंज आएगा। यदि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आने वाला है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है, फिगर के हिसाब से। और दूसरा ये जो हमारा दिख रहा है सर्किट, ये हमको क्या देता है? आउटपुट देता है। मतलब यहां से हम लोग क्या निकालते हैं? AC निकालते हैं। तो यहां से जो आउटपुट मिलेगा वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और यहां से जो हम इनपुट दे रहे हैं, ये दिख रहा है बैटरी हमारा है, तो बैटरी के थ्रू हम इसको पावर देते हैं। तो आपको जब ये लिखना के लिए पूछता है तो सबसे पहले ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा इंडक्टर है, ये L1 है। मतलब एक ये हमारा फिगर में आगे वाले फिगर के हिसाब से हमने डिटेल लिखा है। तो ये हमारा उसमें L1, ये L2, नहीं ये L, ये L1 और ये L2, ऐसा ही कुछ है ना, L, ओके। तो उसके हिसाब से हमने फिगर, थोड़ा सा इस फिगर और आगे वाले फिगर में अंतर है कि वहां यहाँ करंट ऐसे जा रहा है, ओके, और इस वाले में करंट अंदर जा रहा है। तो उसका कारण है कि यहाँ बैटरी का कनेक्शन क्या है? इस साइड पॉजिटिव है और इसमें क्या है हमारा? इस साइड पॉजिटिव है, जिसकी वजह से थोड़ा अंतर है। तो पहले इसको आप लिखिएगा, मतलब इस फिगर को नहीं बनाइएगा, इस वाले फिगर को बनाइएगा और इसका पूरा डिटेल आपको कि इसमें हमारा फॉरवर्ड बायसिंग रहता है, कैसे काम करता है, ये इसके साथ कपल्ड है जिसके कारण इसमें चेंजेस आएगा तो इसमें भी चेंजेस आएगा, और इसकी वैल्यू को क्या करता है? वो बदलते रहता है। और ये हमारे यहाँ जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है NPN ट्रांजिस्टर, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ पे हमको इस टाइप का AC करंट मिलता है, ओके। तो फिगर आप इसको बना लेंगे, हमको लगता है कि फिगर दिख रहा होगा साफ सुथरा, ठीक है, मेंशन करेंगे सब कुछ को। अरे देखिए, इसको यदि हम समझाने में आएंगे तो कम से कम 1 घंटा लगेगा, तो जाकर कहीं कुछ समझ में आएगा। इसलिए इसके डिटेल में नहीं चाहिए, थोड़ी सी आप पढ़े होंगे उस नॉलेज को, और इसको थोड़ा सा मिला के अपना अच्छा बनाने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले फिगर को आप बनाइएगा अपने सर्किट में, और ये उसकी पूरी कहानी लिखी गई है। व्हेन की के इज क्लोज्ड, कलेक्टर करंट बिगिंस टू ग्रो थ्रू कहां से? particular coil L1, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द L1 एज वेल एज L इंड्यूस्ड। यहां देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ? ये हमारा, और ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है। तो इसी टाइप की पूरी कहानी आपकी, इसको आप पढ़ेंगे, नहीं पढ़े ज्यादा अच्छा है, क्योंकि समझने की कोशिश करेंगे तो मेहनत लगेगा, काफी कॉन्सेप्ट पीछे से आता है। तो इस पूरे को आप लिखोगे समझ के, चांसेस कम ही है कि ये आपसे पूछे, ओके। यदि पूछता है तो
थोड़ा सा आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे पूरी कहानी लिखी गई है। हम इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा समझाएंगे आपको नहीं समझ में आएगा। पक्की वाली बात है कि 1 घंटा 1.5 घंटा हम ज्ञान दे, 1 घंटा 1.5 घंटा का सिर्फ एक क्वेश्चन पे करेंगे तो बाकी कहाँ जाएगा। क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज एनर्जी बैंड, 2010 और 18 और 13 तीनों में पूछे हुए हैं। हाउ आर दिस फॉर्म्ड, ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। सेम कहानी यहाँ पूछा, एक्सप्लेन बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, स्टेट हाउ ऑन दिस बैंड सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। पहला पूछा व्हाट इज एनर्जी बैंड, सॉलिड के अंदर एनर्जी बैंड क्या होता है। दूसरा हमसे पूछा कि ये कैसे होता है, मतलब कैसे बनता है। और तीसरा हमसे पूछा कि भैया सॉलिड, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए आप बैंड थ्योरी के हिसाब से डिफरेंशिएट कीजिए कि भाई कैसे अलग है। वही कह रहा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस बैंड। ठीक है, तो इसको हम पहले दो पार्ट में बांट लेते हैं। दो पार्ट में पहला हम एनर्जी बैंड की बात करेंगे और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। दूसरा सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर की चर्चा करेंगे बैंड थ्योरी के हिसाब से। तो पहले की बात करें तो एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी का रेंज होता है, ठीक है, उसी को उसका क्या बोला जाता है, एनर्जी बैंड। तो कह सकते हैं द रेंज ऑफ एनर्जी प्रोसीड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन ए सॉलिड इज नोन एज एनर्जी बैंड। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इसको समझेंगे। अब एक सॉलिड है हमारे पास, उसके पास बहुत सारे एटम्स होंगे, तो बहुत सारे एटम है तो हर एक एटम के आउटर मोस्ट मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो जो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको बाजू वाला क्या करेगा, बाजू वाला एटम डिस्टर्ब करेगा, उसका न्यूक्लियस उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसके कारण क्या होती है कि उसकी जो एनर्जी है, जो ओरिजिनल एनर्जी है, उसकी एनर्जी दो पार्ट में बढ़ जाती है, मतलब एक हाई एनर्जी एक लो एनर्जी के टर्म में। इसी के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इस रेंज के अंदर, हाई में और लो में, उसी को मिला के क्या बनता है, एक बैंड बनता है। ठीक है, एक लोअर बैंड एक अपर बैंड। तो कह सकते हैं ऐसा, इन द केस ऑफ सॉलिड ऑल द atoms are close to each other, so the energy level of outermost orbit electrons are affected by this nearest atom। नजदीक वाले एटम की वजह से डिस्टर्ब होता है। The electrons in the outermost orbit of one atom experience an attractive force from the nearest atomic nuclei या न्यूक्लियस। जो नजदीक वाला है उसके कारण एक क्या करता है, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ड्यू टू दिस द एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी एट द सेम लेवल, जिसके कारण क्या होता है, उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की सेम लेवल पे नहीं रहती जैसे उसको रहना चाहिए। द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर चेंज टू ए वैल्यू विच इज हायर और लोअर देन दैट ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी लेवल। अब उसकी इलेक्ट्रॉन जो थी बाजू वाले की वजह से डिस्टर्ब हुआ, ऐसे ही बाजू वाले डिस्टर्ब ही करते हैं, तो इसके कारण उसकी एनर्जी दो लेवल में बढ़ जाती है, एक हायर एनर्जी लेवल एक लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट एग्जिबिट डिफरेंट एनर्जी लेवल। ठीक है, एक ही ऑर्बिट रह के अलग अलग एनर्जी लेवल को दिखाएगा। दिस ग्रुपिंग ऑफ दिस डिफरेंट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड क्या, एनर्जी बैंड। उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आएगा और समझ में आएगा आगे। तो ये आप इतना लिखेंगे, लिखेंगे का कोशिश कीजिएगा। एकदम सिंपल सा चीज है, इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी का लेवल होता है, जो रेंज होता है एनर्जी का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एनर्जी बैंड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके हमारे दो बैंड बनते हैं, एक हमारा होता है वैलेंस बैंड, ठीक है, एक हमारा होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्शन में। अब वैलेंस बैंड मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे के सारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थोड़े ना, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई ऐसा एटम भी है जिसके आउटर मोस्ट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो मतलब हर एक एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस बैंड हमेशा फुलफिल रहता है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन कंडक्शन बैंड हमेशा फुलफिल नहीं रहता है। कुछ जैसे इंसुलेटर केस में कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसके कारण क्या होता है, इंसुलेटर करंट का कैरी नहीं करता है, मतलब उससे करंट पास नहीं करता है। सेमीकंडक्टर में थोड़े बहुत रहते हैं, ठीक है, तो वो कैरी करता है करंट को। सेमीकंडक्टर ऐसा थोड़े कि कभी नहीं काम करता है, सेमीकंडक्टर से तो दुनिया चल रही है। और तीसरा हमारा कंडक्टर, वो काफी ज्यादा भरे रहते हैं, मतलब ये समझिए कि उनके कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों एक ही जगह रहते हैं, जिसके कारण मतलब दोनों के बीच का कोई गैप ही नहीं है। तो दो बैंड बने, हमारे वैलेंस बैंड और दूसरा हमारा कंडक्शन बैंड। इन दोनों को बीच के जो एनर्जी, इसको कह सकते हैं बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी
गैप, ऐसा कुछ बोलते हैं। ओके, तो कह सकते हैं वैलेंस बैंड का मतलब क्या, द बैंड इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड आर कॉल्ड वैलेंस बैंड, और बैंड इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्शन बैंड। अब जो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ही, वैलेंस किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो रहना ही है, ऐसा थोड़ी कि वो कहाँ जाएगा, तो वो हमारे किस में आएंगे, वैलेंस। लेकिन जो फ्री है, जो यहाँ से वहाँ टहल सकते हो, वही ना करंट को कैरी करेंगे, तो वो हमारे किसके अंदर आते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर। दिस बैंड इज ऑलवेज फुलफिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बैंड फुलफिल कहे बोले ही कि अभी आप कोई भी एटम पकड़ लो, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें तो हमेशा इलेक्ट्रॉन रहना है, चाहे एक रहे, दो रहे, 8 रहे, और क्या क्या रहते हैं, जो भी रहे, तो ये हमेशा फुलफिल रहता है। जबकि इस केस की हम बात करें तो पार्शली फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। कुछ केसेस जैसे हमारे क्या बोलते हैं इंसुलेटर केस में, वो भी पार्शली भी नहीं रहते हैं। तो कंडक्टर केस में एकदम भरे भरे रहते हैं, भर भर के इलेक्ट्रॉन रहता है, तब तो इलेक्ट्रॉन को लेकर मतलब करंट को लेकर दौड़ते हैं। तो नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन। अब ये वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके कारण कभी भी करंट कैरी नहीं होता है, ठीक है, करंट फ्लो इनके कारण नहीं होता। करंट फ्लो किसके कारण होता है, कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो करंट फ्लो होगा। तो इंसुलेटर केस में हम कह सकते हैं कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जबकि वैलेंस बैंड के केस में, इंसुलेटर के केस में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कह सकते हैं कंडक्शन बैंड करंट फ्लो ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिख रहे हैं इसके कारण करंट फ्लो होगा, जबकि इस वाले नीचे में जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं इसके कारण करंट फ्लो नहीं होता है। तो कंडक्शन बैंड, जिस भी बंदे के कंडक्शन बैंड में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना अच्छा कंडक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा इसका पार्ट है कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए किसके हिसाब से, बैंड थ्योरी के हिसाब से। तो यहीं से समझ लीजिएगा, आगे तो भावनाएं हैं अपनी। ये हमारा कंडक्टर है, यहाँ देख सकते हैं हमारा जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है दोनों एकदम चिपके हुए हैं, मतलब इन दोनों के बीच फॉरबिडन एनर्जी गैप कुछ नहीं है, मतलब ये स्पेस नहीं है। मतलब यदि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है तो कंडक्शन बैंड में भी है, कंडक्शन बैंड में भी है तो वैलेंस बैंड में भी है। तो मतलब ये गुड कंडक्टर, मतलब इसलिए तो इसका नाम है कंडक्टर है। अब सेमीकंडक्टर के अंदर बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी गैप होती है, फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप थोड़ी सी होती है, इसके कारण इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर और बाकी सब वैलेंस बैंड तो भरा हुआ रहेगा ही हमेशा। तो यहाँ पे करंट का फ्लो होता है लेकिन काफी कम होता है। तो जब इसको वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी जाती है तो कूद के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे तो और ज्यादा करंट का फ्लो करवाएंगे। जबकि यहाँ इंसुलेटर के केस में हर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप, बैंड गैप काफी ज्यादा होती है, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप काफी ज्यादा होती है इसलिए। और दूसरा चीज, कंडक्शन बैंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, इसलिए इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर होता है, मतलब करंट को फ्लो नहीं होने देता है। भावनाओं को समझ रहे हैं ना। चलिए, तो ये तो आपके हो गए तीनों एक जगह। अब बारी बारी से देखते हैं। पहला हमारा है मेटल या कंडक्टर। तो कह सकते हैं मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पता ही है मेटल है या कंडक्टर है तो होगा ही। इन मेटल कंडक्शन बैंड ओवरलैप द वैलेंस बैंड। अब देख रहे हैं ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ चिपके पड़े हुए हैं, मतलब इसको ओवरलैप कर रहे हैं, या इसको थोड़ा सा इधर ऐसे करके भी बनाते ऐसा तो भी हमारा क्या होता, सही होता। तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होते हैं। ड्यू टू ओवरलैप बिटवीन द बैंड्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हाई, therefore it is a good conductor of electricity। अब चूंकि ओवरलैप का मतलब जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी है तो क्या हुआ, कंडक्शन बैंड तो करंट फ्लो करवाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में वो करंट को फ्लो करवाने के लिए काम आते हैं। तो क्या होगा, बैलेंस ओवरलैप का तो कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन भर भर के है जिससे कारण वो करंट को फ्लो करवाएंगे। इसके एग्जाम्पल जैसे कॉपर और आयरन कहा जा सकता है। तो जब आप ये बनाइएगा तो क्या किया, दोनों को एकदम चिपका के बनाइएगा, थोड़ा ओवरलैप करके दिखा दीजिएगा ऐसे करके तो और मजा आएगा। नेक्स्ट हमारा है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर के केस में देख सकते हैं ये बैंड गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा होता है। ओके,
जिसके कारण क्या है कि कंडक्शन बैंड में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ कंडक्टिविटी लाइंग बिटवीन किसके, मेटल और इंसुलेटर। ये कंडक्टिविटी के टर्म में बोलेंगे तो मेटल और इंसुलेटर, ये मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जिसकी कंडक्टिविटी पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। कह सकते हैं इन सेमीकंडक्टर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर फिल्ड एंड देयर इज ए लेस एनर्जी गैप। यहां देख रहे हैं ये थोड़ा है, कंडक्टर केस में बिल्कुल नहीं था, इंसुलेटर केस में इससे ज्यादा बड़ा था, इसमें थोड़ा है। बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ड्यू टू ए स्मॉल गैप बिटवीन द बैंड्स पार्शियली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल, हेंस दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल में सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब हमारे क्या है, सेमीकंडक्टर में काउंट होते हैं। अब हमारा था इंसुलेटर। अब यहाँ देखिए बैंड गैप कितना ज्यादा है, मतलब ये कहेंगे कंडक्शन बैंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये कंडक्टिविटी, या कहते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, सबसे कम, सेमीकंडक्टर से भी कम, या नीलवट्टा सन्नाटा। तो कह सकते हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर हाई। देख रहे हैं बहुत ज्यादा दूर दूर रहता, हाई है, ठीक है। ड्यू टू हाई गैप बिटवीन द बैंड नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल, मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं आ सकते हैं, ठीक है, आसानी से नहीं आ सकते। आ तो सकते हैं, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन आसानी से नहीं हो सकता है। जैसे सेमीकंडक्टर में आसानी से होता है पॉसिबल, लेकिन इस केस में आसानी से नहीं आ सकते, मतलब नॉट पॉसिबल, हेंस दे आर पुअर कंडक्टर। जैसे हमारा वुड हो गया, ठीक है, पेपर हो गया, ये सब हमारे क्या है, इंसुलेटर में काउंट होते हैं। तो जब तीनों का फिगर बनाओगे तो बैंड गैप मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप को थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के लिखना है, मतलब कंडक्टर केस में एकदम ओवरलैप करते हुए सेमीकंडक्टर थोड़ा सा दे दिए और इंसुलेटर केस में बहुत सारा दे दिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 2017 पूछा 5 मार्क्स में कि जेनर डायोड और लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी के बारे में आप बताइए। तो जेनर डायोड के बारे में सब नहीं कुछ पता, तो एक चीज तो पक्का पता है कि ये रिवर्स बायस पे वर्क करता है, मतलब फॉरवर्ड में तो करता ही करता है, ठीक है, लेकिन रिवर्स में भी ये करता है। लेकिन जो नॉर्मल हमारे होते हैं वो सिर्फ फॉरवर्ड के लिए बने हुए हैं, रिवर्स के लिए नहीं बने हैं। तो इसको देखते हैं। इट इज ए स्पेशल पर्पस डायोड नेम्ड आफ्टर किसके, जो इनके इन्वेंटर थे, सी जेनर के नाम पे इन डायोड का नाम पड़ा हुआ है। इट इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन दी ब्रेक डाउन रीजन। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके वीआई कर्व को, वहां देखेंगे ब्रेक डाउन रीजन क्या होता है, मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जाने के बाद ही ये रिवर्स डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाता है, इसलिए कह सकते हैं ब्रेक डाउन रीजन। ए जेनर डायोड इज ए डायोड मेड ऑफ द हेवली डिप्ड पी साइड एंड एन साइड, मतलब क्या है, पी और एन साइड में डोपिंग तगड़ी की गई है। ओके, ड्यू टू दिस द डिप्लीशन रीजन फॉर्म्ड इज वेरी थिन। जो डिप्लीशन रीजन है वो काफी पतला बनता है, अबाउट कितना 10⁻⁶ के या 1 माइक्रोन कहा जा सकता है, ठीक है, 10⁻⁶ मीटर, दैट अलाउ करंट टू फ्लो इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन लाइक एन आइडियल डायोड। जैसे आइडियल डायोड में फ्लो करता है वैसे तो करेगा ही करेगा। ओके, when the voltage rise above the value of the breakdown voltage, जो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब जहां से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना शुरू कर दे उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। इट अलाउ द करंट टू फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ कर देगा। ओके, तो सिंपल सा ऐसा छोटा सा फिगर बना दिए, पीएन दिखा, एनपी दिखा दिया, पीएन लिखिए, एक ही बात है, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। यदि जोड़ना चाहेंगे तो उसके लिए बैटरी लगाइए, फॉरवर्ड के लिए अलग, बैकवर्ड के लिए अलग, या रिवर्स के लिए। अब इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका यूज किया था वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में, ठीक है, स्विचिंग ऑपरेशन के लिए और वेरियस प्रोटेक्शन सर्किट के लिए। प्रोटेक्शन में भी यूज किया था, सर्किट के प्रोटेक्शन में, सर्किट बच सके। ओके, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा वोल्टेज आएगा तो रिवर्स
रिवर्स के केस में क्या होगा कि ये सर्किट से ना होके पास करवा के खुद में से पास कराना शुरू कर देगा, तो वह प्रोटेक्शन भी देता है ये। ठीक है, स्विचिंग ऑपरेशन के लिए भी आपको पढ़ाया गया है कैसे होता है, और वोल्टेज स्टेबलाइजेशन कैसे करता है, ये भी वोल्टेज, तो वो भी आपके सिलेबस में आपको पढ़ाया गया होगा। और ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है, इस साइड से एनोड इस साइड से कैथोड, थोड़ा सा ऐसा ही बनाया जा सकता है कहीं पे, कहीं पे आपको ऐसा भी दिखने को मिलेगा। तो इसके लिए झंझट नहीं पालना है, अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो एक ही बात है, ये थोड़ा टेढ़ा है और इस साइड से आपका सीधा भी हो सकता है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बना हुआ है। तो इसका हो गया सिंबल। तो एप्लीकेशन लिखना चाहे तो लिखे। नेक्स्ट हमारा है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड का मतलब क्या है, यदि किसी डायोड से करंट को फ्लो करवाएंगे तो उससे लाइट निकलेगी, उसी को लाइट इमिटिंग डायोड कहेंगे। और क्या है, इतना आसान सा बात है। तो कह सकते हैं लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट इमिट्स लाइट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, लाइट इमिट करेगा वो डायोड। ओके, व्हेन करंट पासिंग थ्रू ए एलईडी द इलेक्ट्रॉन्स recombined with holes are emitting light in the process। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, होल्स के साथ रिकम्बाइंड करके लाइट इमिट करते हैं। ओके, एलईडी अलाउ द करंट टू फ्लो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ब्लॉक द करंट इन रिवर्स डायरेक्शन। फॉरवर्ड करंट डायरेक्शन में तो फ्लो अलाउ करते हैं, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में ब्लॉक करते हैं। ओके, लाइट इमिटिंग डायोड आर हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन। अब लाइट इमिटिंग डायोड भी जैसे जेनो डायोड है, वो भी हमारा हेवली डोप्ड होता था, ये भी हमारा क्या है, हेवली डोप्ड है, मतलब डोपिंग तगड़ी की गई है इसमें। ओके, द कलर ऑफ एलईडी इज डिटरमाइंड बाय द मटेरियल यूज्ड इन द सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट। अब ये इसका कलर कैसा होगा, रेड होगा, ग्रीन होगा या ब्लू होगा, ये कौन डिसाइड करेगा किस मटेरियल को यूज किया गया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल है, उसके हिसाब से कलर डिसाइड होता है। तो इसका सर्किट डायग्राम की बात करें तो ये करंट यहाँ से जा रहा है और यहाँ से ये देख रहे हैं प्यारा प्यारा सा लाइट बाहर आ रहा है, तो ये हमारा एलईडी का हो गया, ये एलईडी सर्किट है, ये रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस लगाते हैं ना एलईडी में, जब जोड़ते होंगे आप घर पे तो एक रेसिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, डायरेक्ट नहीं जोड़ देते हैं। तो ये सर्किट डायग्राम बना दिए, थोड़ा सा कहानी कविता लिख दिए, इसको तो बनाना नहीं है, ऐसा आप लोग देख चुके हैं एलईडी। अब इसके यूज की बात करें, एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ एलईडी कैन बी सीन, कहाँ हम लोग देखते हैं, ब्लैक लाइटिंग, टीवी में जो हमारे लगा होता है। दूसरा स्मार्टफोन फोन के अंदर, एलईडी डिस्प्ले के अंदर, और ऑटोमोटिव लाइटिंग के अंदर, जैसे ये सब जैसे ऑटोमोबाइल हमारा है, इस सब में भी लाइटिंग, मोबाइल में भी एलईडी बल्ब के अंदर, टीवी में जो हमारा आ रहा है उसकी, ये सब भी हमारे क्या है, घर के अंदर दीपावली में जो आप लगाते हैं, जो भी हमारी क्या है, एलईडी ही होती है। अब कह रहा है व्हाट इज रेक्टिफायर, हाउ ए पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस मोड। ठीक है, ड्रॉ लेवल्ड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड ऑन ए ग्राफ। ओके, तो रेक्टिफायर क्या होता है, इससे पहले हम लोग ऑसिलेटर पढ़े थे। ऑसिलेटर का क्या कहानी थी कि वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, वो कौन होता है, ऑसिलेटर होता है। ठीक है, और जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं वो हमारा होता है रेक्टिफायर। तो इसके अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं रेक्टिफायर क्या होता है। ओके, उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड यूज्ड इन ए फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। ओके, और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो अभी देख लेंगे। ओके, दूसरे वाले में वही है, तो दो दो बार पूछा हुआ है तो ध्यान देना है थोड़ा सा। तीन पार्ट बांट लिए, व्हाट इज रेक्टिफायर, ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी हम लोग पीछे कर चुके, और इस दोनों की पार्ट 1 और पार्ट 3 की चर्चा करते हैं। ओके, तो क्या होता है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या करता है, हमारे एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, और जिस डिवाइस की यूज किया जाता है उसको कहा जाता है रेक्टिफायर। फायर फायर ओके, रेक्टिफायर। तो कह सकते हैं रेक्टिफायर, एक लाइन में डिफिनीशन लिखते हैं, रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट एसी टू डायरेक्ट करंट डीसी। एसी को
डीसी में कन्वर्ट करने वाला क्या कहलाया, रेक्टिफायर कहलाया, और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाला क्या कहलाया, ऑसिलेटर कहलाया। ध्यान रखना है दोनों को। चलिए, अब इसमें हमारे दो टाइप के रेक्टिफायर्स होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, अब इसके यूज की बात करते हैं, दीज आर यूज्ड विद ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है, और सोल्डरिंग वगैरह में भी हम लोग रेक्टिफायर का यूज करते हैं। तो थोड़ी सी कहानी समझ में आई होगी। अब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं अभी जस्ट, ये कहानी देखिए ना अभी तुरंत। चलिए, अब ड्रॉ द वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए डायोड एंड मार्क इट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। अब ये हमारा वोल्टेज और करंट, वी आई कैरेक्टरिस्टिक बोला, वी आई मतलब ये करंट इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर हमारा वोल्टेज है, ये हमारा इसका कर्व बनता है, या इसको बोलता है ब्रेकडाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज भी बोलते हैं। जब जेनर डायोड की बात करें तो जेनर वोल्टेज बोलते हैं। मतलब यहां तक करंट को बैकवर्ड डायरेक्शन में जब तक ये वोल्टेज मिलता रहेगा ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले तक करंट को बैकवर्ड डायरेक्शन में ये फ्लो नहीं होने देगा। लेकिन जो ही ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुंच गया तो करंट को क्या करेगा, पास करवा दिया। देख रहे हैं ना, यहां तक आ रहा था, ये थोड़ा और फिगर में देखेंगे तो और ये चिपका हुआ रहता है, ठीक है। तो उसके बाद ये करंट को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करवाना शुरू कर देता है। उस तरफ फॉरवर्ड वोल्टेज होता है, उसके लिए ये हमारा कर्व बनता है ऐसा, फॉरवर्ड रीजन और बैकवर्ड या रिवर्स रीजन। एक हमारा, बाकी सब तो ठीक है, इसके ऊपर करंट है, इसके ऊपर वोल्टेज है। तो ये ग्राफ आप बना के आएंगे, ये जेनर डायोड के लिए भी ऐसा ही रहता है। वहां भी हमारा क्या होता है, एकदम थोड़ा देखोगे तो ये सीधा भाग जाता है, और यहाँ पे भी जेड लिख दिया जाता है यदि जेनर डायोड की बात करता तो इसमें जीरो बायस, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। ये हमारा रिवर्स बायस है, यहाँ पे जीरो, और ये हमारा फॉरवर्ड बायस की कहानी बता रही है। तो आपको सिर्फ ग्राफ खींचना था, इसके पॉइंट्स को बता देना था और कहानी को आगे बढ़ाना था। एक्सपेक्ट करते हैं थोड़ा सा ग्राफ को आप खींच पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ए, छठा नंबर क्वेश्चन 2016, वर्किंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड एज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पहले, कि जो हमारा किसको कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारा हाफ वेव और फुल वेव दो टाइप के रेक्टिफायर्स होते हैं। तो अब उसके बारे में हमको पढ़ना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे होता है और फुल वेव रेक्टिफायर कैसे होता है। चलिए देखते हैं। अब इस फिगर को यदि आप समझ जाते हो तो इस कहानी के अंदर क्या लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं, सारा कुछ आप लिख दोगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास एसी जो होता है, एसी को हमको किस में कन्वर्ट करना है, डीसी में। एसी के पास ये पॉजिटिव वाला, ये निगेटिव वाला, ओके, ऐसा ही रहता है, ये पॉजिटिव, ये हमारा इसका निगेटिव, ठीक। तो पहले बात हम बात करते हैं पॉजिटिव की बात करें तो ये हमारा एक कॉइल है, दिख रहा है। तो इसमें जब करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारा पॉजिटिव साइड बना, ये हमारा निगेटिव साइड बना, तो ड्यू टू इंडक्शन, ओके। तो इसका क्या बनेगा, ये निगेटिव साइड, ये हमारा इसका पॉजिटिव साइड। तो ये हमारा करंट ऐसे जाएगा, ये हमारा डायोड लगा हुआ है। तो ये अभी हम किस केस में है, फॉरवर्ड बायस के केस में, करंट इधर से जा रहा है तो ये इसको अलाउ करेगा और करंट ऐसे होते हुए चल रहा है, ठीक है। तो जो करंट आया था, अब करंट बाहर भी निकला, मतलब यहां से करंट बाहर निकल गया, मतलब जो आया था वो बाहर निकल गया जैसा गया था। अब इसका जो नीचे का बंदा था, ये वाला बंदा, ठीक है, वो हमने यहाँ इसका नीचे को जो निगेटिव वाला था उसको यहाँ बनाया। तो जो ही ये निगेटिव होगा, निगेटिव वाला जाएगा। तो जब इस केस में ये पॉजिटिव था, तो जब उल्टा उसका डायरेक्शन आएगा तो क्या होगा, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव और जो निगेटिव था वो पॉजिटिव। तो ये कॉइल लगा हुआ है, तो ये कॉइल जस्ट अपोजिट बनाएगा। तो अपोजिट में क्या बना, ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव, और ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव। अब करंट फ्लो होना कैसे शुरू करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, इधर से जाएगा और इधर से जो ही इसके पास पहुंचेगा तो क्या ये करंट को फ्लो होने देगा,
रिवर्स बायस में डायोड तो काम करता नहीं है, तो करंट को इधर से नहीं आने देगा। मतलब क्या होगा कि सर्किट कंप्लीट नहीं इसका होगा, तो मतलब आउटपुट में क्या बचेगा, कुछ ना मिलेगा। तो आउटपुट में हमारा क्या मिलेगा, नीलवट्टा सन्नाटा, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब दोनों को एक साथ यदि जोड़ दिया जाए, इसको और इसको, तो हमारा इनपुट में ये और आउटपुट में क्या मिला, इसमें कुछ नहीं, इसमें मिला तो ये हमारा मिला। ठीक है, तो कह सकते हैं ये पॉजिटिव जो हाफ साइकिल है उसको तो जाने देता है, लेकिन निगेटिव वाले को नहीं जाने देता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ओके, तो इसकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, आधे को जाने दिया तो 50% हो गया, उससे कम में होगा, उससे कम ही होगा। ओके, तो समझते हैं यहाँ पे, सच ए रेक्टिफायर सर्किट विच कन्वर्ट्स ओनली हाफ वेव ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। ओनली वन डायोड इज यूज्ड इन द हाफ वेव रेक्टिफायर। देख रहे हैं, सिर्फ एक डायोड यूज किया जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में। दिस इज द सिंपलेस्ट रेक्टिफायर सर्किट। द हाफ वेव रेक्टिफायर हैज एन एफिशिएंसी अबाउट 50%। ये 50% है, उससे कम ही मान के चलिए, अबाउट कह सकते हैं, आसपास। आइडियल की बात करते तो, क्योंकि आधी जा रही है ना, आधी नहीं जा रही है, तो कैसे पूरा देगा। ठीक है, तो ये हो गई थोड़ी सी कहानी। और इसके बारे में जो हमने वहां फिगर में बात समझाना चाहे वो हमारा ये हो गया। सेम कहानी, कब क्या होगा, नहीं हुआ कैसे होगा, तो ये आप लोग नोट करोगे, वर्किंग कैसे काम करता है। नेक्स्ट हमारा, चलो इसको पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट, दोनों फिगर सेम ही है। चलिए, अब ये हमारा क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, क्या होता है, मतलब पूरे पूरे वेव को वो बाहर जाने देगा। कैसे जाने देगा, समझिए। अब ये हमारा इनपुट में है, इसका चलिए पॉजिटिव वाला जो ऊपर वाला उसको लिए। अब ये पॉजिटिव वाला है, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा निगेटिव। तो जस्ट ये कॉइल लगा हुआ, ये निगेटिव बनाएगा, यहाँ यहाँ ये पॉजिटिव बनाएगा। अब करंट फ्लो होने दिया, ऐसे क्या करंट, ऐसे होते हुए इससे होके, तो यहाँ पे हमारा क्या लगा रहता है, लोड लगा रहता है। ओके, तो इस लोड से हमको आउटपुट मिल जाएगा। मतलब जब पॉजिटिव वाला गया था तो आउटपुट हमको मिल गया। ठीक है, जब निगेटिव वाला जाएगा तो मतलब ये पॉजिटिव, इस केस में प्लस था तो ये माइनस, और ये हमारा प्लस, तो इसका जस्ट अपोजिट ये प्लस बनाएगा, ये हमारा माइनस बनाएगा। तो अब ये प्लस ना, तो यहाँ से करंट जाएगा, और करंट इस डायोड होके, इस डायोड से नहीं, किससे, D2 डायोड से ऐसे करंट जाएगा और इधर होते हुए आ जाएगा। तो सर्किट कंप्लीट। और यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है। ओके, तो ये डायोड किसके लिए, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी आउटपुट हमको दिया, और ये वाला पॉजिटिव के लिए ये आउटपुट दिया। तो मतलब पूरे क्या होता है, वेव के लिए हमको क्या होगा, ऐसा कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो पिछले वाले में क्या था, आधी मिली थी, इसमें पूरी की पूरी मिली, तो इसको हम इसलिए कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो इसकी एफिशिएंसी 100 होनी चाहिए ना, लेकिन आइडियल तो कुछ होता नहीं, तो 100 कम ही होगा, लेकिन 50 से ज्यादा होगा। तो ये हमारा हो गया एक डायोड। इस बार शायद मॉडल पेपर में शायद पूछे हुए हैं कि हाफ फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं, तो कितने डायोड होते हैं, देख रहे हैं, एक दो डायोड। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड, सिंगल डायोड। तो कह सकते हैं a rectifier which converts both positive and negative half cycle of alternating current into direct current, that is converts almost the entire part of alternating current into direct current is called full wave rectifier। लिख सकते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है, अप्रॉक्स 80%। और ये कितने, 2 डायोड्स को यूज करता है, किसके लिए, फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज होते हैं, 2। तो ये कहानी उम्मीद है समझ में आएगी, कैसे कब कहां से जाता है। पॉजिटिव वाले के लिए D1 रेक्टिफायर यूज करना है, और निगेटिव वाले के लिए D2 रेक्टिफायर यूज करना है। और जो हमने फिगर में समझा है उसी को यहां लिखा गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 2014 में पूछा है, अच्छा है, राइट द ट्रूथ टेबल फॉर द NAND गेट कनेक्टेड इन a given figure and identify the exact logic operation carried out by this circuit। ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये हमारे पास एक फिगर है, ये किसका फिगर है, NAND गेट का मतलब नॉट अरे यार, नॉट प्लस
ए एन डी, ठीक है। तो ए एन डी का हमको नोट करना है, तो मतलब ए एन डी पहले हमको यदि पता है और उसका हम क्या कर दिए, नोट लगा दिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, नैंड गेट मिल जाएगा, ठीक है। तो एंड का हम लोग पढ़ चुके थे किसमें, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर एंड गेट के लिए। तो उससे पहले यहां समझिए, यहां यदि ए हमारा जीरो, यहां से जीरो जाएगा तो इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन के लिए भी जीरो ही होगा। यदि ये हमारा 1 होता तो इस वाले पोर्शन के लिए और इस वाले पोर्शन के लिए क्या होता, 1 ही होता। और ये क्योंकि दोनों का जो इनपुट का टर्मिनल है वो एक साथ जुड़ा हुआ है, तो जब भी जाएगा तो या तो 0 होगा चाहे 1 होगा। तो हमने पढ़ा था ये हमारा, चलिए अभी नॉट को हटा आते हैं, सिर्फ एंड के लिए बात करते हैं। तो एंड के लिए यदि दोनों 0 होता तो हमको क्या मिलता, 0, और दोनों यदि 1 होता तो क्या मिलता, 1, ठीक है, पढ़ चुके हैं पहले। तो दोनों 0 तो 0 और दोनों 1 तो 1, ये हमारा किसकी कहानी हो गई, एंड की। एंड का क्या करना है, लड्डू लगा हुआ है तो नॉट करना है। तो नॉट मतलब यदि 0 आया तो 1 और 1 आया है तो 0। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट इसका क्या होता, 1 0। नॉट का हम लोग पढ़ चुके हैं ना, 0 का 1 1 का 0, ठीक है। तो ये हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, इट इज क्लियर दैट हियर द लॉजिक ऑपरेशन इज y इक्वल्स टू a डैश। यहां देखेंगे a हमारा 0 था तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला, 1, मतलब जस्ट उल्टा, यदि a हमारा 1 था तो फाइनल क्या मिला हमको, 0। तो इसको कह सकते हैं a डैश, या इस तरीके से इसका फाइनल लॉजिक ऑपरेशन शो करेगा। उम्मीद है कि थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा सा। तो ये आपको नहीं बनाना है, सिर्फ आपको ये वाला बनाना है और समझ के बनाना है कि कैसे इसको 1 0 किया गया है। ये तो अपना हो गया, ये तो हमारा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 2 मार्क्स के अंदर। चलिए अब यहां बात करते हैं, गिवन 2 सर्किट एज शोन इन द फिगर विच consist of NAND gate, ठीक है, आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट बाय दिस 2 सर्किट। अब यहां भी क्या है, ये हमारा NAND गेट है, ओके, ये भी हमारा क्या है, ओके। तो ये भी हमारा 2 NAND गेट है, एक ये NAND गेट है। अब देखिए इसको एक एक करके समझते हैं। ये हमारा एंड प्लस नॉट, NAND का मतलब क्या होता है, AND प्लस नॉट, जानते हैं 2 नंबर में अच्छे से पढ़े हैं हम लोग। तो AND का हमको पता है आउटपुट यह है, तो NAND का आउटपुट क्या होगा, 0 का 1, इसका 1, इसका 1, इसका 0। पता है अपने को, पता है ना, ये नहीं कोई अगर नहीं पता है, नहीं हो पड़े तो हम तो वो बताए हैं आपको, ओके। तो यहां से जो निकलेगा, मान लीजिए ए हमारा बात की, ये हमारा एंड का जिसके हिसाब से 0 0 1, तो इससे जो निकला वो क्या निकलेगा, 1 1 1 0, इस इनपुट के हिसाब से। यहां से ये वाली कहानी होगी। अब चूंकि यहां से जो निकला वो दोनों इसके इनपुट के लिए सेम है, मतलब यदि यहां से 0 जाएगा तो यहां से भी 0, यहां से भी 0, तो ये उस समय क्या देगा हमको, अभी पिछले वाले में भी देखे हैं क्या था, यदि 0 गया था, यदि हमारा दोनों साइड से 0 गया था तो हमारा फाइनल क्या मिला था, 1। तो इस केस में भी हमारा फाइनल क्या मिलेगा चलिए, तो हमने पीछे क्या देखा, देखते हैं फिर से। यदि 0 गया तो फाइनल में हमको क्या मिला, 1, और 1 गया तो फाइनल में 0। तो स्वाभाविक सी बात है, ये किसकी बात हो रही थी, ये इतने की बात हो रही है, ठीक है। यहां से यदि हम 0 जाता तो हमको रिजल्ट y में क्या मिलता, 1। तो 0 गया तो रिजल्ट हमको क्या मिला, ये तो इसकी कहानी हुई ना, NAND की। इसके बाद की 0 और 1 गया था तो क्या मिला था, 1 जब गया था यहाँ पे 1 तो हमको क्या मिला, 0। तो वही कहानी यहाँ भी है, 1 गया तो 0 0 0। तो इनिशियल हमारा क्या 0 1, ये इसके इनपुट में ए बी की जगह पे है हमारा, और फाइनल में हमको क्या मिला 0 0 0 1, ऐसा कुछ। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का बनेगा उसका ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो बुलियन अलजेब्रा हमारा लगा a डॉट बी का डबल डैश, ओके। तो a डॉट बी क्या आ रहा था,
एक डैश लगाते तो 1 बनता, एक और डैश लगाते तो 1 का 0, तो इसलिए ये हमारा जस्ट ये कह सकते हैं, या ये भी कहते हैं कि सीधा सी डबल डैश से अच्छा था कि इसको लिख सकते थे y इक्वल्स टू a डॉट b, ये भी लिखा जा सकता, तो भी हमारा यही रिजल्ट आया ना, तो लिख सकते हैं। ओके, तो ये ट्रुथ टेबल उम्मीद है पीछे वाले के साथ कंपेयर करके चलेंगे, पिछला समझ में आएगा तो यो समझ में आएगा। चलिए ठीक है, अब ये हमारा दूसरा वाला जो है, ये हमारा कहानी कैसा, याद होगा इस दोनों की बात कर चुके हैं, यदि 0 तो 1, 1 तो 0, तो हमारा यहां से चला बहादुर ए के लिए, a 0 b 0, तो यहां से क्या मिलेगा हमको 1, यहाँ 1, तो हमको y1 क्या मिलेगा 1 और y2 भी क्या मिलेगा 1। उसी तरह 0 1, तो यदि a 0 हमारा है तो यहाँ मिलेगा हमारा क्या 0 के लिए 1, और ये b जो हमारा यदि 1 हो जाए तो ये यहाँ क्या मिलेगा हमारा 0, तो a 0 तो y1 हमको क्या मिला 1, और a यदि 1 तो ये हमको मिलेगा यहाँ पे 0। इसी तरीके से ये हमारा चारों लिखा जाएगा। अब यहाँ यदि आया हमारा 1, ये हमारा 1 कहाँ गया, ये हमारा y1 1 और y2 1, तो ये हमारा नैंड गेट क्या देगा रिजल्ट, नैंड गेट का हम लोग जानते हैं, नैंड गेट के लिए हमारा क्या था रिजल्ट, जो हमारा कहाँ इधर गया नैंड गेट भाई, मान लीजिए हम किसके लेके चलते हैं 1 1 की, नैंड गेट का जो हमारा किधर नैंड गेट, ये तो एंड है, चलिए इसी की बात करते हैं। 1 1 है, यदि ये नैंड लिखते NAND तो हमारा क्या मिलता 1 1, तो यहाँ रिजल्ट में क्या मिलता 0 मिलता, तो यहाँ वही चीज तो है अपना, इधर है ये है, तो 1 1 तो 0, सेम कहानी नैंड की पूरी चलेगी अपनी, तो 1 0 रहता तो 1, 0 1 तो 1, 0 0 तो 0, तो आप पीछे वाले के साथ मैच करके चलते हो, ठीक है, जो पीछे कर चुके हैं यहाँ देख सकते हैं, यदि 1 0 किसके लिए नैंड के लिए बात करते, ये एंड है ना 1 0, तो नैंड के लिए हमको क्या मिलता 1 1 0 के लिए, देखिए यहाँ मिला क्या अपना 1 0 के लिए 1, तो सेम कहानी, मतलब पीछे वाले से अटैच करके थोड़ा सा सोचोगे बनेगा आराम से। तो इसका ये अपना ट्रुथ टेबल हो गया, पीछे वाला भी नहीं नोट किए हैं, नोट किए थे का, जब मिटाते हैं ए और बी, ये हो गया बी। नेक्स्ट हमारा है पीएन जंक्शन इज ए वाल्व एक्सप्लेन, और एक न्यूमेरिकल देके रखा है, इसको भी देखते हैं। ओके, तो पीएन जंक्शन है वाल्व, वाल्व क्या होता है, वाल्व क्या होता है, वाल्व का कुछ ऐसा कहानी होता है कि मतलब एक साइड से ये फ्लो होने देता है, दूसरे साइड से फ्लो नहीं होता है। पीएन जंक्शन डायोड भी क्या करता है, फॉरवर्ड वायर्स के केस में करंट को फ्लो होने देता है, लेकिन जो ही रिवर्स वायर्स की बात करते हैं तो उसमें करंट को फ्लो होने नहीं देता है, तो एज ए वाल्व की तरह ही वर्क करता है, तो यही बात को लिखना है। ए डायोड इज ए टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट दैट कंडक्ट करंट इन वन डायरेक्शन, इट हैज लो या आइडियली जीरो रेसिस्टेंस इन वन डायरेक्शन एंड हाई रेसिस्टेंस इन अदर डायरेक्शन। रिवर्स वायर के केस में फ्लो नहीं होने देता है क्योंकि वहां पे पोटेंशियल बैरियर ज्यादा हो जाता है। That makes it a unidirectional conductor. Therefore, PN junction diode is called a valve. उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर ऑफ ए पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो E इक्वल्स टू हमको दे दिया है 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट above the valence band. Find the maximum wavelength, मतलब wavelength equals to what, which can create an acceptor holes, okay, having H equals to 4.14 into 10 to the power minus 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और C की वैल्यू दे के रखा है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये हमको दे के रखा और पूछ रहा है वेवलेंथ क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं E इक्वल्स टू क्या होता है एच सी वाई वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं एच सी वाई ई, एच की वैल्यू कितनी है 4.14 इंटू 10 to the power minus 15,
4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू सी की वैल्यू कितनी दे के रखा है 3 इंटू 10⁸ तो लिख लेते हैं 3 इंटू 10⁸ क्या है यूनिट मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई ई कितना है 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 57 मेगा का मतलब 10 टू डेका हेक्टो किलो मेगा डेका हेक्टो किलो मेगा मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट साफ तो अब इसको थोड़ा कैलकुलेट किया जाए कैलकुलेटर पे आप तो अपने हिसाब से करिए लोगे तो ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा 57/6 ठीक है ये आ जाएगा हमारा 217.89 इंटू 10⁻⁻16 अब यूनिट इसका क्या हो जाएगा कुछ तो गड़बड़ है वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर पर सेकंड थोड़ी ना होता है भाई तो यहाँ यूनिट कुछ तो गड़बड़ लिखा है प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है नहीं होता है तो प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड लिख सकते हैं इसको तो ये हमारा क्या होता है इनटू सेकेंड तो हमारा ये सेकेंड सेकेंड साफ हो जाता ये हमारा बन जाता मीटर तो इसको लिखते तो इतना लिखा जा सकता है लिख सकते हैं कहीं कुछ छूटा तो नहीं है 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है ये 10⁻6 ठीक है एच बाई लेमडा तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा इतना कुछ तो छूटा है 6 तो ओके तो इतना हमारा इसका आंसर आना चाहिए एक बार देख भी लेते हैं सही तो है ना 4.14 इंटू 10⁻15 3 इंटू 10⁸8 57 इंटू 10⁻6 ठीक तो दिख रहा है 217 तो ये आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा तो यहाँ पे यूनिट लिखना छूट गया है ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज जेनर डायोड एक्सप्लेन इट्स यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर जेनर डायोड क्या होता है और इसका यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे करते हैं तो ऐसा ही फिगर होता है जेनर डायोड का यदि प्रैक्टिकली कभी देखे होगे और ऐसा फिगर हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं जेनर डायोड की तो चर्चा करते हैं जेनर डायोड की इससे पहले चर्चा कर चुके हैं ठीक है तो कोई चर्चा नहीं चलिए अब जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर जेनर डायोड की चर्चा की है हाँ कर चुके हैं ओके चलिए अब वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे काम करता है ये समझने की कोशिश करेंगे अब जैसे यहाँ पे हमारे मान लो कोई फ्लक्चुएटिंग डीसी है मतलब हमको ये जो सर्किट है लोड है इसमें हमको फिक्स्ड अमाउंट में चाहिए मान लो 5 वोल्ट का डीसी चाहिए ओके और यहाँ से जो इनपुट आ रहा है वो आ रहा है मान लो फ्लक्चुएट कर रहा है मतलब कभी 5 हो जा रहा है कभी 2 हो जा रहा है कभी 25 हो जा रहा है ठीक तो अब यहाँ पे हमको रेगुलेटर की तरह यूज करने का मतलब है कि उसको हमको 5 ही देना है उससे ज्यादा नहीं उसके पास जाना चाहिए लेकिन ये तो इनपुट में जो आ रहा है वो क्या कर रहा है वो हमारा ज्यादा कम कर रहा है तो इस केस में क्या होता है ये हमारा एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है जब तक ये 5 वोल्ट जो इसको चाहिए होगा लोड को जब तक वो 5 दे रहा है तब तक वो तो पास करने देगा लेकिन ऐसा हम एक जेनर डायोड लगाएंगे अब जैसे 5 इसको चाहिए तो इस समय ये जा रहा है ये हमारा उस समय बैकवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में ये करंट को नहीं जाने देगा ठीक है हमारा जेनर डायोड है रिवर्स में 5 वोल्ट तक नहीं जाने देगा जब जेनर वोल्टेज मान लो इसका 5 वोल्ट होता तो क्या करता जो ही 5 वोल्ट से टपा तो ये इधर से जाना रोक देगा और किधर से जाना शुरू कर देगा इस साइड से ठीक है वो उतने ही अमाउंट को उधर जाने देगा जिससे वो 5 वोल्ट कंप्लीट होता है उससे ज्यादा जो भी करंट आएगा वो किससे पास करवा देगा जेनर डायोड के रिवर्स बायस सिस्टम के अंदर जिसके कारण क्या होगा वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा ठीक है भावनाओं को समझिएगा तो कह सकते हैं
The unregulated DC voltage from the output of rectifier is connected to a Zener diode through a series resistance R such that the Zener diode is a reversed bias. कुछ इस तरीके से इसको जोड़ा गया है, जैसे यहाँ से हमारा पॉजिटिव आ रहा है, जिसके कारण Zener diode कैसे जुड़ा हुआ है, रिवर्स्ड बायस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, दिख नहीं रहा, ये हमारा दिख रहा है, ये हमारा कैसे है, रिवर्स्ड बायस में जुड़ा हुआ था। यदि इस साइड से करंट आता तो वो फॉरवर्ड बायस में होता, लेकिन करंट हमको कब जब भी आएगा तो इस डायरेक्शन से आएगा, तो ये कैसे जुड़ा हुआ है, रिवर्स बायस के अंदर। द आउटपुट इज मेजर्ड अक्रॉस द लोड रेसिस्टेंस RL, इसके अक्रॉस हमको क्या मिलेगा, आउटपुट। तो उम्मीद कर थोड़ा समझ में आया होगा। जो ही 5 वोल्टेज से ज्यादा जाएगा तो ये किससे पास करवाना शुरू कर देगा, अपने जेनो डायोड के अंदर से, और उस साइड हमको 5 ही मेंटेन करके, एक्स्ट्रा जितना भी है जो इससे होकर, तो वोल्टेज को क्या करता है, रेगुलेट कर, मतलब कांस्टेंट वैल्यू दे दी। भले इनपुट में हमारा क्या है, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है। सर्किट डायग्राम बनाइएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कैसे काम करता है। केस 1, व्हेन द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस, मान लिया ये इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, द करंट थ्रू रेसिस्टेंस R एंड जेनर डायोड इंक्रीजेस। इस रेसिस्टेंस के थ्रू और इस जेनर डायोड के क्रॉस इंड पॉइंट के थ्रू वोल्टेज क्या करेगा, बढ़ना शुरू करेगा, या करंट बढ़ना शुरू करेगा। दिस इंक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R विदाउट एनी चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस द जेनर डायोड। ये जो वोल्टेज बढ़ा वो ड्रॉप कहां होना शुरू होगा, इस रेसिस्टेंस के ऊपर। दिस इज बिकॉज इन द ब्रेकडाउन रीजन द जेनर वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट इवन थ्रू द करंट इन द जेनर डायोड चेंजेस। करंट चेंज कर जाएगा लेकिन वोल्टेज क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा लोड है ये कांस्टेंट वोल्टेज के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। तो इस कांस्टेंट वोल्टेज से ज्यादा जाएगा तो मतलब 100 वाट का बल्ब है, उसको 200 वाट पास करवा दोगे तो उड़ जाएगा ना। तो ये जो रहेगा हमारा वोल्टेज ड्रॉप इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा, और जो ड्रॉप होना है वोल्टेज का वो इस रेसिस्टेंस R के अबाउट ड्रॉप होगा। ये केस 1 जब हमारा इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहा होगा तो। ओके, नेक्स्ट, अब दूसरे केस में क्या हो सकता है, वोल्टेज डिक्रीज करेगा। तो वोल्टेज डिक्रीज करेगा तो जो भी हमारा द करंट थ्रू रेसिस्टेंस R एंड हेंस जेनर डायोड डिक्रीजेज। अब इसके क्रॉस हमारा क्या होगा, जो भी कहानी होनी इसी रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग टू होनी है, ठीक है। इस पॉइंट के थ्रू कुछ नहीं बदलने वाला, वोल्टेज कभी नहीं बदलने वाला है। तो कह सकते हैं सिमिलरली व्हेन द इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेज द करंट थ्रू रेसिस्टेंस R and hence Zener diode decreases, and hence Zener diode, the current through resistance R decreases. Similarly, when the input voltage decreases, the current through resistance R decreases. The voltage drop across R decreases without any change in the voltage across the Zener diode. हम just बोले वोल्टेज को रेगुलेटर की तरह काम ही करना, तो जेनर डायोड के इन पॉइंट के अक्रॉस तो है ना ये वोल्टेज को ड्रॉप करवा देगा, ठीक है। तो कह सकते हैं किसके अक्रॉस डिक्रीज करेगा, इस रेसिस्टेंस R के थ्रू। Thus the increase or decrease in the input voltage result in increase or decrease in voltage drop across किसके, R without any change in voltage across the Zener diode। जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज को बिना चेंज किए हुए जो भी वोल्टेज बढ़ा या घटा वो किसके अक्रॉस, ये जो R लगा हुआ है रेसिस्टेंस, उसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज को ड्रॉप या इंक्रीज करेगा। दिस वे द जेनर डायोड बिहेव एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। इस तरीके से जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर मतलब कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के लिए सर्किट डायग्राम तो कुछ इस टाइप का सर्किट डायग्राम, ये 2 मार्क्स में 2010 में पूछे हुए था, जो मेरे हिसाब से छूट गया था 2 मार्क्स के अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर। तो इसको आप बना दोगे जैसा जैसा बना हो वैसा, इसको डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि अभी एग्जाम पास में है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थोड़ा सा
बोरिंग सा लगा होगा, पक्का है। यदि आपने पढ़ा होगा पहले से तो हो सकता है अच्छे समझ में आया हो। जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनको वो थोड़ा तो बोर कर किया होगा, क्योंकि जो चीज़ें एक एक क्लास के लिए एक एक डेरिवेशन को समझने में लग जाते हैं, उसको आप चाहोगे 1 घंटे के अंदर 5 कर लेना, तो उसके थोड़ा तो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो यदि समझ में आया तो लाइक तो बनता है, और नहीं समझ में आया जो भी चीज़ें, उसके लिए क्या करेंगे, उसको पढ़ के याद करने की कोशिश करेंगे। अब समझने के लिए टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो थैंक्स, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और रेगुलर जल्दी से जल्दी हम भी चाहते हैं, थोड़ा तबीयत का इशू है। थैंक यू।